अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे CS611 के मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में, विच इज़ स्टैंडर्ड्स एंड मॉडल्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम QMS भी पढ़ सकते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि ये एक फॉर्मलाइज्ड सिस्टम होता है जो क्वालिटी को अचीव करता है और साथ ही ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को किस तरह से हमने मेंटेन करना है। क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं है, अगर क्वालिटी मिसिंग है या एब्सेंट है, तो क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सिस्टम है, इवन वो कुछ भी है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर है, वो फेल हो सकता है या फिर उसमें ट्रैजिक सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs के लिए ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किन चीज़ों को मेंटेन करने की इंश्योरिटी देता है। तो उसमें बेसिकली आपके पास 3 चीज़ें होती हैं: प्रोसेसेस, पॉलिसीज़ एंड वर्क फ्लोज। तो QMS जो है वो इंश्योर करता है कि ये 3 चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए: प्रोसेसेस, पॉलिसीज़ एंड वर्क फ्लोज। और यहाँ पे क्वालिटी की एक डेफिनेशन दी गई है, कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी क्वालिटी की काफ़ी डेफिनेशंस देखी थी और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हर इंसान के हिसाब से इसकी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर भी एक डेफिनेशन छोटी सी बताई गई है, कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। बट अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी एक मसला है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि समटाइम्स रिक्वायरमेंट्स भी डिफेक्टिव होती हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट्स में भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो डिफेक्टिव होती हैं या फिल विद डिफेक्ट्स होती हैं, उन्हें टॉक्सिक रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है टॉक्सिक रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन। यहाँ पे MCQs में तो लास्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इन रिक्वायरमेंट्स को एलिमिनेट करना यहाँ पे ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब ना हो और उसकी जो क्वालिटी है वो भी डैमेज ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी लेवरेज पॉइंट्स के बारे में। तो क्वालिटी लेवरेज पॉइंट बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है जिसे कहते हैं पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं: पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, और इसलिए हम इसे गोल्डन ट्राइंगल भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास क्वालिटी लेवरेज पॉइंट है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं: पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी, और इसे हम गोल्डन ट्राइंगल भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर आप इमेजिन करें कि किसी कंपनी में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, यानी कि उनमें टैलेंट है लेकिन उनके पास प्रोसेसेस नहीं है, यानी कि उन्हें प्रोसेस का नहीं पता कि हमने काम किस तरह से करना है। टैलेंट तो है काम करने का लेकिन तरीका नहीं पता उन्हें। तो क्या होगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो प्रोसेस इस ट्रायंगल की जो है वो मेन लेग होती है। ठीक है, आप इसे इसकी मेन लेग पढ़ सकते हैं प्रोसेस को, जो आपकी टेक्नोलॉजी को और पीपल को आपस में ग्लू की तरह जोड़ के रखती है। तो इसलिए बिना प्रोसेस के अगर बेस्ट टैलेंट भी है तो वो किसी काम नहीं आने वाला। यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आपने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी है। इसके बाद है कि वाई प्रोसेस इज़ नीडिड। अभी हमने बात की है प्रोसेस के बारे में कि जो प्रोसेस है अगर वो नहीं है तो क्वालिटी भी बेकार है, और टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी किसी काम नहीं आने वाली। तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि प्रोसेस किस हद तक ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे ये देखने के लिए कि प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, इससे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। तो जो प्रोसेस है एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होता है जो हम अपने गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को समझने के लिए अगर हम छोटे से एग्जांपल लें तो आप सोच के देखें, इमेजिन करके, कि अगर किसी कंपनी में हर बंदा अपना काम अपने तरीके से करेगा तो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपना अपना प्रोसेस चला रहा है, अपना तरीका यूज़ कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर एक यूनिफॉर्म प्रोसेस होता तो सब एक ही तरह से काम करते और रिज़ल्ट जो है वो भी अच्छे मिलते और स्टेबल मिलते। तो यही हमारे पास प्रोसेस की इम्पॉर्टेंस होती है। प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर मिल सकें। यहाँ पे एक बात नोट डाउन कर लें कि जो प्रोसेस है वो कोई भी मैजिक स्टिक नहीं होती। रिज़ल्ट्स लेने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये इंश्योर करता है कि काम जो है वो स्मार्टर हो, हार्डर नहीं आपने काम करना। ठीक है, तो जो प्रोसेस है वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, यहाँ पे ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिए। जो प्रोसेस हैं वो कंस्ट्रक्टिव, हाई लेवरेज, फोकस आपको प्रोवाइड करता है। तो ये लाइन अक्सर पेपर में आ जाती है MCQs में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है प्रोसेस बेंचमार्किंग। ठीक है, प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना या प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो प्रोसेस बेंचमार्किंग कहलाता है। इसका मतलब होता है कि अपनी कंपनी को, यानी कि आपकी कंपनी की जो प्रोसेसेस हैं उसे किसी दूसरी इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कंपेयर करना।
ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें कि हर प्रोसेस की हर जगह जो है वो डिफरेंट होती है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो प्रोसेस है वो हर जगह फिट आ जाए या हर जगह वो काम करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो एक कंपनी के लिए बेस्ट है हो सकता है कि वो दूसरे के लिए बेस्ट ना हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज और सर्कमस्टेंसेस वगैरह को देखते हुए प्रोसेसेस सिलेक्ट करने पड़ते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस बेंचमार्किंग। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में भी अक्सर पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस में क्या डिफरेंट है। प्रोसेस के बारे में हमने देख लिया है कि आ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, कुछ भी प्रैक्टिसेस हैं उनका जो आपके पास मुकम्मल एक सेट होता है जो हम अपने गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं, वो प्रोसेसेस कहलाते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं जो उन प्रोसेसेस को यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंट आपके पास डेफिनेशंस आ गई हैं, इनके दरमियान डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में और एमसीक्यूज़ में, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद मैच्योर और इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टेबल की फॉर्म में ही आपसे पूछा जाता है। तो बेटर है कि आप इस टेबल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें कि इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हो सकती हैं कि जिसमें आपके पास जो अप्रूव्ड प्रोसेस होते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, रिएक्टिव अप्रोच यूज़ होती है, प्रोएक्टिव यूज़ नहीं होती, और जो बजट और शेड्यूल होता है वो अनरियलिस्टिक होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टेबल की फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। इसके 3 या 4 पॉइंट्स जो हैं वो लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद CMMI हमारे पास मोस्ट ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैंने MCQ मार्क इसलिए किया है क्योंकि स्टार्टिंग पर कुछ MCQs बन रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर MCQs के हिसाब से आपको ये पढ़ाया जाएगा तो आपके माइंड में बेटर तरीके से रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस पैराग्राफ, छोटा सा जो पैराग्राफ है इसमें से काफ़ी MCQs बन जाते हैं। जैसे कि CMMI की फुल फॉर्म क्या है, ये लास्ट में आपसे पूछा जाएगा। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, जिसे आप CMMI भी पढ़ते हैं, ये एक कलेक्शन होता है या फिर मॉडल हो सकता है जो बताता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि CMMI खुद कोई प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ बताता है कि व्हाट टू डू, यानी कि आपने क्या करना है, बट नॉट हाउ टू डू, कि आप कैसे करेंगे। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो सिर्फ आपको ये बताता है कि व्हाट टू डू, कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताता कि आप वो काम कैसे करेंगे। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि आप उस काम को कैसे करेंगे, हाउ टू डू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसके बारे में कुछ बिलीव्स वगैरह हैं कि जब आप चेंजिंग्स करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, शॉर्ट के हवाले से पूछा जा सकता है आपको। तो इसमें आपके पास कुछ बिलीव्स होते हैं चेंजेस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले ये होता है कि चेंज हमेशा ही नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना कि आपने एकदम कोई बहुत ही बड़ी चेंजिंग्स कर दी हैं, क्योंकि जो मैसिव चेंजेस होते हैं जो आप एक ही टाइम पे करते हैं उससे आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है वो फेल हो सकता है। सेकंड वन आपके पास ये होता है कि चेंजिंग्स को हमेशा ही आपने स्टेप में लेके आना है, ऐसा नहीं करना कि एकदम आप मैसिव चेंज कर दें और आपका जो सिस्टम है वो फेल हो जाए। इसके बाद जो थर्ड नंबर है इसमें आपके पास होता है कि जो चेंज है वो हमेशा ही फ्यूचर को देख के करना है आपने, कि अगर आप चेंज करेंगे तो फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर होती है, ये आपने सुना ही होगा। इसके बाद यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। CMMI के कुछ लेवल्स हैं और ये आपके पास बेसिकली 5 लेवल्स होते हैं और मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट में अगर पूछा जाएगा तो आपसे सिर्फ इनके नाम पूछे जाते हैं, तो आपने दोनों तरह से इसे तैयार कर लेना है कि अगर ये शॉर्ट में आता है तो कितने लेवल्स हैं और कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। बट अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको इनकी डिटेल भी लिखनी पड़ती है, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में ही आता है, तो इसलिए आपने इसे दोनों तरह से ही प्रिपेयर करना है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाए और लॉन्ग भी कवर हो जाए। इसमें सबसे पहले हमारे पास लेवल नंबर 1 है, इनिशियल लेवल है, इसे हम लेवल 0 भी बोलते हैं और लोवेस्ट लेवल भी पढ़ते हैं और एड हॉक प्रोसेस भी कहते हैं। तो इनिशियल में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी स्टेबल नहीं होता, हर चीज़ जो है वो अनस्टेबल होती है, कोई भी परफेक्टली डिफाइन नहीं किया गया होता कुछ भी, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेड होती है चीज़, यानी कि कोई भी मुकम्मल प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा होता है, जिससे क्या होता है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें गलत मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है छोटी सी, कि अगर एक प्रोजेक्ट है और वो 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स के हवाले किया गया है, तो एक जो क्लाइंट है वो पूछता है कि अब अगला स्टेप क्या होगा, तो उसमें जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कहता है कि हम स्काइप कॉल करेंगे और दूसरा कहता है कि हम आपको प्रोजेक्ट प्लान जो है वो सेंड करेंगे। अब क्लाइंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस पे बिलीव करूँगा। तो ये होता है इनिशियल में कि कुछ भी डिसाइड नहीं होता, कुछ भी प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा होता, तमाम चीज़ें जो हैं वो रैंडमली तौर पे चल रही होती हैं।
इसके बाद है मैनेज्ड। ठीक है, मैनेज्ड में बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो मैनेजिंग तरफ आ जाती हैं, चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है, एक डॉक्यूमेंटेड बना लिया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन बना ली जाती है और एक प्रोसेस जो है वो फॉलो कर लिया जाता है। तो लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ये होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक ही बंदे पे डिपेंड होती है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है उस पर डिपेंड होगी। अगर वो इन टाइम पे हाजिर नहीं है, अगर वो एब्सेंट है, तो सारे का सारा जो काम है वो रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपने एक बार लाजमी रीड आउट कर लेनी है ताकि एमसीक्यूज़ भी साथ साथ कवर होते रहें। इसके बाद हमारे पास थर्ड लेवल होता है डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड में बेसिकली क्या होता है कि इसमें प्रोसेसेस जो होते हैं वो प्रॉपरली तौर पे डॉक्यूमेंटेड होते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। मतलब कि हर प्रोजेक्ट अपने हिसाब से प्रोसेस डिज़ाइन नहीं करता, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफाइंड प्रोसेस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोसेस बना के देती है और तमाम लोग उसे ही फॉलो करते हैं। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है लेवल 2 और लेवल 3 में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप इन्हीं लेवल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो चाहे आपसे किसी भी लेवल में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप इसी तौर पर उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लेवल नंबर 4 है क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ डिफाइंड प्रोसेस नहीं होते, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ डिफाइंड प्रोसेस को ही फॉलो नहीं करती बल्कि उन्हें मैनेज भी करती हैं। मतलब कि हर चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे कि क्वालिटी को मेजर करना होता है, इसमें प्रोडक्टिविटी को मेजर करना होता है, प्रोसेस को मेजर करना होता है। तो इन चीज़ों के मैट्रिक्स बना ली जाती हैं, इन्हें मेजर कर लिया जाता है लेवल नंबर 4 में, जैसे हम क्वान्टिटेटिव तौर पर मैनेज्ड पढ़ते हैं। इसके बाद में लेवल नंबर 3 एंड 4 के बारे में छोटा सा डिफरेंस बताया गया है, तो इसे आप रीड आउट कर लेंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो इसके बाद हमने ये जो एग्जांपल्स वगैरह ये पेपर में नहीं आती हैं तो रहने दें आप। इसके बाद लेवल नंबर 5 को हम देखेंगे, जिसे आप अपर लेवल पे पढ़ते हैं, और ये एडवांस्ड लेवल होता है जिसे हम ऑप्टिमाइज्ड पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स की तरफ जाते हैं, यानी कि हमने इंप्रूवमेंट्स करनी होती हैं। इसमें हमारे जितने भी प्रोसेस वगैरह हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोएक्टिवली तौर पर प्रोसेस को एवेल्यूएट करती है ताकि जो डिफेक्ट्स हैं वो अवॉइड किए जा सकें। तो यहाँ पर भी आपको लेवल नंबर 4 एंड 5 के बारे में डिफरेंस बताया गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं एक बार आप रीड आउट करेंगे तो कवर हो जाएंगी। इसके बाद ये एग्जांपल्स वगैरह आपने स्किप कर देने हैं क्योंकि ये पेपर में नहीं आती। अब इसके बाद हम देखेंगे कैपेबिलिटी लेवल्स के बारे में। ये बेसिकली क्या होता है, तो CMMI में मैच्योरिटी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और भी होता है जिसे हम कैपेबिलिटी लेवल पढ़ते हैं। यह बेसिकली बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस प्रोसेस एरिया में कितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हमने यहाँ भी बात की है CMMI के 5 लेवल्स के बारे में। अगर हमने ये देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी लेवल पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी या कौन सा स्पेसिफिक प्रोसेस एरिया था जिधर वो ज़्यादा बेहतर काम कर रही थी, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपेबिलिटी लेवल को। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने देख लेनी है यहाँ पे। इसके बाद शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं CMMI प्रोसेस मॉडल के। तो सिर्फ आपको इनके नाम पता होने चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग में नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट में इनके नाम पूछे गए होते हैं। तो प्रोसेस एरिया, जेनेरिक प्रैक्टिसेस एंड स्पेसिफिक प्रैक्टिस जो हैं ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद प्रोसेस एरिया, गोल एंड प्रैक्टिसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास CMMI मॉडल है इसमें आपके पास टोटल 24 प्रोसेस एरियाज़ होते हैं और जिसमें हर जो मैच्योरिटी लेवल है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs भी है और शॉर्ट के हवाले से भी पूछा जाता है कि जो प्रोसेस एरियाज़ हैं उन्हें कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो कौन से तरीके हैं। तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन हैं वो 2 तरह से होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस एंड सेकंड वन इज़ स्टेज। कंटिन्यूस में क्या होता है कि कंटिन्यूसली तौर पे काम चलता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस चूज़ करती है और फिर उन पे अपना काम करती है कंटिन्यूसली तौर पे। लेकिन स्टेज में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया जाता है। तो 2 तरह से आप प्रोसेस एरियाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंटिन्यूसली तौर पर भी और स्टेज पर भी। तो अक्सर ऐसा होता है कि इनकी डेफिनेशन आपको गिवन होती है MCQs में, फिर वो पूछते हैं कि बताइए कौन सा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, कंटिन्यूस है या फिर स्टेज है। तो इसलिए आपने इनकी डेफिनेशन को भी एक बार लाजमी तौर पे रीड आउट कर लेना है ताकि ये चीज़ें कवर हो जाएं। तो यहाँ तक हमारा मॉड्यूल नंबर 3 जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।